वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। आज इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम? What are the factors that are affecting your equilibrium? Guys, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा वीडियो होने वाला है, फोकस करके पढ़ेंगे, देखेंगे लेंथ कितनी होगी। अगर ज्यादा हो जाएगी तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, नहीं तो एक पार्ट का रहने देंगे। गाइस, इंपॉर्टेंट अपडेट। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, सर कोर्स का क्या होगा, कोर्स का क्या होगा। गाइस, एक काम करो, सेकेंड यूट्यूब चैनल मेरा मृत्युंजय पंड्या पर अभी जाकर विजिट करो। एक अभी अभी वीडियो डाला है, क्लास 11th 95% कैसे अचीव करना है उसकी स्ट्रेटेजी, कुछ गुड न्यूज़ेस भी दिए वहां पर आप लोगों के लिए। 3 महीने का प्लान बताया है और उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। यहां पर भी एक बार कर लेता हूं। गाइस, इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म होने वाला है, आधा लगभग हो गया है, ज्यादा नहीं बचा है। इस मंथ के एंड पर अगर ये चैप्टर खत्म हो गया तो गाइस इसके बाद आपका वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो जाएगा। वॉल्यूम 2 में रेडॉक्स, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, ये 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद पी ब्लॉक बचेगा और तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर हमें आपका जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस चाहिए, गाइस इसी साल मैंने आपके पहले वाली बैच के लिए और क्लास 12 के बच्चों के लिए कंबाइनली जीओसी वापस बनाया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट वापस बनाया था। तो वो वीडियोस बिल्कुल फ्रेश है, डिटेल्ड है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो वीडियो वापस नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी हो तो आप कर सकते हो, वो वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं। तो आप लोगों का चिंता मत करो, सिलेबस दिसंबर एंड तक मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगा। आप उस प्लान को फॉलो करो जो मैंने मृत्युंजय पंड्या चैनल पर दिया है। सो गाइस, आप लोगों को इक्विलिब्रियम चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। गाइस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम? इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इस चीज को बकायदा पढ़ क्यों रहे हैं। मान लो आप कमर्शियल लेवल पर, मान लो हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं। अब देखो यहां पर इस चीज को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इस चीज पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम लोग कमर्शियल लेवल पर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, मान लो आप हाबर प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमर्शियल लेवल पर आपको नाइट्रोजन गैस लेनी पड़ेगी, आपको हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ेगी, और आपको यहां पर बहुत ज्यादा, जिसको लेना चाहिए एक्सट्रीम कंडीशंस को यहां पर लेना पड़ेगा। लाइक आपको यहां पर आयरन का कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, आपको मॉलिब्डेनम इसके अंदर एज अ प्रमोटर लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, आयरन कैसे ले रहे हैं? कैटलिस्ट की तरह। मॉलिब्डेनम को ले रहे हैं एज अ प्रमोटर की तरह। प्रमोटर का काम क्या होता है? कैटलिस्ट को असिस्ट करना फटाफट ताकि काम हो जाए। आपने यहां पर प्रेशर भी कैसा रखा हुआ है? हाई। आपने टेम्परेचर भी कैसा रखा हुआ है? हाई। तब जाकर आपको इतनी मेहनत के बाद यहां पर क्या मिला? अमोनिया। और उसके बावजूद आप देखो ये केमिकल रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। अब गाइस, कमर्शियल लेवल पर हम लोग अगर कोई काम करते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन से हमें हाई यील्ड मिले। किसकी यील्ड मिले? प्रोडक्ट की। मतलब आपको इतना ज्यादा प्रोडक्ट की अच्छी खासी क्वांटिटी मिले, आपको प्रोडक्ट की इतनी बढ़िया क्वांटिटी मिले कि आप इसको मार्केट में बेच सको और अच्छा खासा इससे मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमा सको। और दूसरा, आप यहां पर लिमिटेड अमाउंट में एक्सपेंडिचर करो। आप यहां पर लिमिटेड एक्सपेंडिचर करो, किसका? एनर्जी का। मतलब आप यहां पर ये जो खर्चे कर रहे हो ये थोड़े कम हो जाए। अब आप देखो, अगर मान लो आपको एक केमिकल रिएक्शन के लिए खूब टेम्परेचर रखना पड़े, 1000 डिग्री 2000 डिग्री, तो प्यारे बच्चों इस चीज को करने वाले लोग होंगे भाई, मजदूर लोग या कोई आपके वर्कर लोग काम करेंगे। वो अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पर खड़े रह के काम करेंगे तो मर जाएगा वो तो इंसान। चलो आपने इसको मशीन में ऑटोमेटिक कर दिया, लेकिन वो मशीन की वजह से आसपास का एनवायरनमेंट कितना गर्म हो जाएगा। मतलब यहां पर यह चीज बहुत टफ है। फिर प्रेशर को लगातार मेंटेन करना इतना हाई एक्सपेंसिव चीज है।
कैटलिस्ट, प्रमोटर्स डालना, एक्सपेंसिव चीजें। तो हम लोग जब कभी भी कमर्शियल लेवल पर कोई केमिकल रिएक्शन करते तो हमारी दो इच्छाएं होती है। पहला कि हमें अच्छा खासा प्रोडक्ट मिले और हमें एक्सपेंडिचर उसके अंदर एनर्जी का और पैसों का कम करना पड़े। अब जब कमर्शियल लेवल पर ऐसी कोई रिएक्शन फंस जाती है जो रिवर्सिबल हो, तो क्या होगा, एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ये केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी तो अब रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन ठीक उसी समय प्रोडक्ट वापस से टूट के रिएक्टेंट में बदल जाएगा। मतलब आपको जब एक टाइम पीरियड के बाद इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा तो आपको यह दिखेगा कि अब शायद केमिकल रिएक्शन स्टैटिक हो गई है, क्योंकि अब ना रिएक्टेंट की मात्रा कम हो रही है ना प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही है। तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिला वो हाई यील्ड में नहीं मिला, वो कुछ अमाउंट में मिल गया, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी में मिल गया और आपकी रिएक्शन वहीं पर खत्म हो गई और रिएक्टेंट बहुत सारा बच गया। अब क्या करो, प्रोडक्ट निकालो, रिएक्टेंट निकालो, रिएक्टेंट को वापस से ये सब चीजें प्रोवाइड करो, तब वो फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे। हम लोगों को ऐसी केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है और उसकी कमर्शियल लेवल पर हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, जैसे अमोनिया फॉर्मेशन, हाबर प्रोसेस जिसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ ऑल्टरेशंस करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, और वही चेंजेस हमको यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पे पढ़ना है। यानी हम लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनके अंदर अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो आपके इक्विलिब्रियम का चेंज हो जाएगा, यानी आपके इक्विलिब्रियम के अंदर बदलाव आ जाएगा। अगर अभी केमिकल रिएक्शन 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट पर अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ रही है, तो आप कुछ ऐसा चेंज कर दो कि अब वो इक्विलिब्रियम जब रिएक्टेंट 10% बचेगा और प्रोडक्ट 90% बन जाएगा तब आएगा। समझ रहे हो? मतलब अभी क्या हुआ, अभी मान लो अमोनिया और आपके रिएक्टेंट, मान लो ये 50% बच गए और ये 50% बन गया और इक्विलिब्रियम आ गया, तो आपको अमोनिया कितना मिला, 50%। भाई कम है, कमर्शियल लेवल पर तो हमको खूब चाहिए। तो हम कुछ ऐसी कंडीशंस, हम कुछ ऐसे फैक्टर्स में बदलाव करेंगे जिससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो इक्विलिब्रियम अभी 50-50% पर आ रहा था वो अब कब आएगा, अब ये केमिकल रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम पर आएगी, जब ये 10% बचेगा और ये 90% बन जाएगा। तो हमको हमारी यील्ड ज्यादा मिल गई और हम कुछ ऐसे चेंज करेंगे जिससे हमारे एनर्जी पर भी एक्सपेंडिचर कम हो। तो यहां पर आप लोग इसे एज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो कि हम ऐसे कौन कौन से फैक्टर पर वर्क करें जिससे हमारा केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो। लेकिन आप इसको नेगेटिव पॉइंट मत समझना, ये हम इसको पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग कमर्शियल लेवल पर काम करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करना है। हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो और हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, हमको प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा मिल जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये बात में गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग अगर केमिकल रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले ले या हम लोग फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले ले तो हम इक्विलिब्रियम पर अफेक्ट कर सकते हैं। तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं होगा। जब कभी भी आप केसी लिखते हो, मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं B मोल्स ऑफ B के साथ, ताकि C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D मिले। तो यहां पर जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब उसके मोल्स, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, उसकी पावर में उसका नंबर ऑफ मोल्स, एंड रिएक्टेंट B उसकी पावर में उसके मोल्स। ये आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है। अब गाइस ये जो भी वैल्यू आपने ली है, एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B, ये कहां लिए हैं आपने, ये आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिया है। कब लिया है? एट इक्विलिब्रियम। यानी यहां पर आप लोगों ने ये जो मात्रा ली है, आपने यहां पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपने यहां पर अमाउंट पर लीटर लिया है, ये इक्विलिब्रियम पर है, इनिशियल नहीं है। यानी यहां पर जब टाइम 0 होगा
तो इसका जो अमाउंट होगा x और इसका जो अमाउंट होगा y, वो आपने यहां पर लिया ही नहीं है। आपने तो कब लिया है, जब टाइम t पर केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई है, तब इसकी कितनी मात्रा है आपने वो ली है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करो तो ये C और D जो आप लोगों ने प्रोडक्ट लिया है, ये कहां लिया है, ये आपने लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कहां लिया है, एट इक्विलिब्रियम, यानी ये भी इक्विलिब्रियम पर लिया है। यानी इनिशियली तो ये 0 0 होगा और इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो गया, C और D। तो आपने इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स लिए हैं, आपने इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स लिए हैं, यानी इनकी मात्रा ली है, आपने इनिशियल से कोई लेना देना नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टार बना के एक बार लिख लेना, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हमें बिल्कुल इज्जत नहीं करनी है। यह बात अभी दिमाग से हटा दो। तो सर फिर कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, बात करना चालू करते हैं, बट बिफोर दैट इस स्टार बना के पॉइंट को, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट करो लाड लो। हो गया, ओके। तो गाइस फिर क्या हो सकता है, अगर हम एक केमिकल रिएक्शन की यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर आ जाती है वो कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम पर आए, जिसकी वजह से रिएक्टेंट की मात्रा और कम हो जाए और प्रोडक्ट की मात्रा और बढ़ जाए। तो यहां पर कुछ फैक्टर्स के नाम मैं लिख देता हूं। जैसे आप लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव कर सकते हैं। किसके, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, लेकिन कब, जब वो कहां पर हो, जब वो इक्विलिब्रियम पर हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो Kc होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, Kc किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। कब, जब वो इक्विलिब्रियम पर हो। इनिशियल पे नहीं करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो करेगा। तो जब आपकी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, उस समय आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मात्रा यानी उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ खिलवाड़ कर दो, उस पर थोड़ी सी उंगली कर दो, उंगली 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 उंगली, ये समझ रहे हो। दूसरा, आप केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ कर दो। तीसरा, आप केमिकल रिएक्शन के प्रेशर के साथ खिलवाड़ कर दो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इमेजिन करो कि ये तीन चीजों के साथ हम लोग चेंजेस करते हैं। तो अगर आपने इन तीन फैक्टर्स के साथ या इन तीनों में से किसी एक के साथ अगर आपने ऑल्टरेशन कर दिया, तो केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स are affected, the equilibrium will be disturbed. आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गाइस अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर केमिकल रिएक्शन कैसा बर्ताव करेगी। भाई अभी तो क्या हो गया कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, तो जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, तुरंत प्रोडक्ट बदल के रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम चल रहा है। लेकिन अगर अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो अब केमिकल रिएक्शन कैसा बर्ताव करेगी, मतलब केमिकल रिएक्शन अब क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट वापस से टूट के प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, या प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाने लगेगा, क्योंकि अब तो डिस्टर्ब हो गया। अगर मेंटेन्ड होता तो रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनाता, तो प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाता, ये चीज साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती। लेकिन अब इक्विलिब्रियम टूट गया है, इन फैक्टर्स के साथ खिलवाड़ करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। तो अब रिएक्शन क्या सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भागेगी, या सिर्फ प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाने लगेंगे, क्या होगा।
तो इस नेचर को आप लोग डिस्कस करेंगे एक प्रिंसिपल के साथ जिसको बोलते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल या ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ली चैटेरियल प्रिंसिपल, आपको इस प्रिंसिपल को पढ़ना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है यह प्रिंसिपल, मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से देखना। यह प्रिंसिपल कहता है कि जब आप किसी भी एक फैक्टर को अफेक्ट करते हो, चेंज करते हो, ऑल्टर करते हो, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। जब केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो केमिकल रिएक्शन ऐसे बिहेव करना चालू करती है, ऐसे जिसको बोलना चाहिए ऐसे बिहेव करना चालू करती है, ऐसे प्रोसेस में चली जाती है ताकि वो इक्विलिब्रियम वापस से अचीव कर सके। केमिकल रिएक्शन विल वर्क या केमिकल रिएक्शन विल मूव इन सच अ वे टू री अचीव द इक्विलिब्रियम। आप मेरी बात समझ रहे हो, यह है ली चैटेरियल प्रिंसिपल। अगर आप इन फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर को बदल देते हो, किसी भी एक फैक्टर को ऑल्टर कर देते हो, तो क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन अपने आप ऐसे डायरेक्शन में काम करना चालू कर देगी जिस डायरेक्शन में उसका इक्विलिब्रियम उसे वापस मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने एक A मोल्स ऑफ A को B मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट कराया ताकि C मोल्स ऑफ C मिल जाए। अब यहां पर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे C की पावर में C, A की पावर में A और B की पावर में B। अब मान लो आपने यहां पर रिएक्टेंट रिएक्शन जैसे इक्विलिब्रियम में आई, आपने क्या करा, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी। आपने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी तो केमिकल रिएक्शन क्या सोचेगी, अरे जितना प्रोडक्ट होना चाहिए था इक्विलिब्रियम के लिए, यहां तो उससे ज्यादा मात्रा आ गई। मतलब आपका केसी अब बदल के क्यूसी बन गया, क्योंकि क्यूसी क्या था, क्यूसी का मतलब था कि इक्विलिब्रियम छोड़कर अगर आप केमिकल रिएक्शन का किसी भी वक्त प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख दोगे तो आपको क्यूसी की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर क्योंकि आपने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी है, यानी सी की मात्रा सी आपने ले ली, यहां पर मैं न्यू लिख देता हूं, और यहां पर आपने ए की मात्रा ए ले ली और बी की मात्रा बी ले ली। तो अब आप देखो, जैसे ही आपने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाई, आपके केसी की वैल्यू बढ़ गई, यानी वो अब क्यूसी बन गया। यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाओगे वैसे वैसे क्यूसी की वैल्यू बढ़ेगी। और आप लोग सब जानते हो कि क्यूसी अगर केसी से बड़ा हो गया तो अब रिएक्शन क्या करेगी, अब रिएक्शन वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में भागना चालू करेगी। रिएक्शन क्या करेगी, अब आगे ना जाते, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम तो बर्बाद हो गया। अब उसका इक्विलिब्रियम बर्बाद हो गया तो अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू करेगी। कब तक जाएगी, जब तक प्रोडक्ट की मात्रा कम ना हो जाए और रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ के इतनी ना हो जाए कि रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए। मतलब प्रोडक्ट की मात्रा तब तक कम होती रहेगी जब तक केसी और क्यूसी वापस से बराबर ना हो जाए, क्योंकि केसी तो आप सिर्फ कब निकाल सकते हो, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो। जैसे ही आपने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी, यानी आपने बाहर से मार्केट से खरीद के उसमें प्रोडक्ट मिला दिया, तो केसी अब काय में बदल जाएगा, क्यूसी में, क्योंकि प्रोडक्ट की मात्रा अब ये जो आप यहां पर ले रहे हो ये इक्विलिब्रियम पर है ही नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो गया, तो ये क्यूसी बन गया। समझ गए, तो अब आपका क्यूसी केसी से बड़ा हो गया तो रिएक्शन कहां जाना चालू कर देगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप ऐसा करते हो कि आप रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा देते हो, मान लो आपने ए की मात्रा बढ़ा दी, तो अब ए की मात्रा बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, इसकी मात्रा बढ़ गई, तो अब क्यूसी और ए यानी रिएक्टेंट और क्यूसी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो जब ए की मात्रा बढ़ेगी तो क्यूसी की मात्रा घटेगी, मतलब ये क्यूसी
केसी से भी छोटा हो गया। आप खुद सोचो ना, अगर आप यहां पर इधर रखते हो 10, नीचे रखते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10/100 यानी 0.1, तो आपके केसी की वैल्यू 0.1 है। अब यहां पर आपने क्या करा, ये तो 10 ही रखा, ये भी 10 रखा, लेकिन इसको बढ़ाकर आपने कर दिया 20। तो जब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10/200 यानी हो जाएगा 0.05। तो देखो ना, ये वैल्यू केसी और ये वैल्यू क्यूसी, तो क्यूसी की वैल्यू छोटी हो गई, तो यहां पर क्यूसी की वैल्यू छोटी हो गई। तो अब क्या होगा, अब रिएक्टेंट जल्दी जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना चालू करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो गया। अब केमिकल रिएक्शन कहां जा रही है, अब केमिकल रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, ताकि केसी क्यूसी वापस से बराबर हो जाए। तो ये है ली चैटेरियल प्रिंसिपल। मतलब अगर आपने किसी भी एक फैक्टर के साथ खिलवाड़ कर दिया, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी, रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी, तो रिएक्शन अपने आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना चालू कर देगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगी, ताकि वो इक्विलिब्रियम को वापस से अचीव कर सके, स्टैब्लिश कर सके। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छे तरीके से ध्यान से सोच लो, एक बार देख लो, ताकि मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा सकूं फिर। ठीक है, चलिए। सो अब हम लोग यहां पर हमारे ली चैटेरियल प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। मैं बिल्कुल बुक का स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा, मैं इजी वाला स्टेटमेंट लिखाऊंगा जो आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if any of the factor, if any of the factor which is affecting your equilibrium, which is affecting equilibrium constant or equilibrium is altered, then reaction will move in a direction, will move in a direction, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, will move in a direction to reduce the effect of the change and will re-achieve द इक्विलिब्रियम। वो हमेशा इक्विलिब्रियम को रीअचीव करने की तरफ जाना शुरू कर देगी, और जो आपने चेंजेस करे हैं उस चेंजेस के इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करेगी, रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। मतलब अगर आपने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाना शुरू कर देगी, रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी तो प्रोडक्ट की तरफ जाना चालू कर देगी। उसी तरह हम टेम्परेचर और प्रेशर पर भी सीखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कहां जाएगी, टेम्परेचर कम करने पर कहां जाएगी, प्रेशर बढ़ाने पर कहां जाएगी, प्रेशर कम करने पर कहां जाएगी। हमको ये फैक्टर्स पर वर्क करना है, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपने किसी भी फैक्टर को बदला तो रिएक्शन अपने आप ऐसे वर्क करना, ऐसे मूव करना, इस डायरेक्शन में काम करना चालू कर देगी कि आपने जो फैक्टर बदला है उस चेंज को रिड्यूस किया जा सके, ताकि रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। उसका एक ही टारगेट है, मेरे को इक्विलिब्रियम वापस चाहिए, मतलब चाहिए। दैट इज कॉल्ड ए ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्की बात? चलो नोट करो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ली चैटेरियल प्रिंसिपल का गाइस क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, प्लीज हल्के मत लेना, नोट करो जरा इसको। हो आहा 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 हो गया। चलो तो गाइस इक्विलिब्रियम पर अब हम लोग सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और हमें डिटेल में डिस्कस करना भी चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर दैट इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम, यानी अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करा या कॉन्सेंट्रेशन को मतलब आपने ऑल्टर करा तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनिशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस पर? इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, तो इनिशियल को लेने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आपको कहीं पर चाहिए, इक्विलिब्रियम पर चाहिए। अब मान लो आपके पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है B मोल्स ऑफ B के साथ, ताकि C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D मिल सके। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अब यहां पर बेटा दो केस बनेंगे। पहला केस, चलो चार केस बनेंगे। हम रिएक्टेंट की मात्रा इंक्रीज कर दे। हम ये सब कहां पर कर रहे हैं, ये हम सब इक्विलिब्रियम पर कर रहे हैं। यहां पर कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि सर कहां पर आप मात्रा बढ़ा रहे हो, आप इनिशियली मात्रा बढ़ा रहे हो क्या फाइनली मात्रा बढ़ा रहे हो, नहीं, हम सिर्फ मात्रा में जो भी चेंज कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, ओनली एट इक्विलिब्रियम। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे। तो अगर आपने रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा, जैसे ही आपने केमिकल रिएक्शन अचीव करा, देखो हम लोग सब जानते हैं दैट Kc क्या होता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, C यानी प्रोडक्ट जिसका नाम है C, उसका इक्विलिब्रियम पर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, रेज टू द पावर उसके कितने मोल्स है, मल्टीप्लाई बाय D, यानी प्रोडक्ट D जिसका नाम D है उसकी कितनी मात्रा है इक्विलिब्रियम पर, रेज टू द पावर उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय A, यानी रिएक्टेंट कितना बचा इक्विलिब्रियम पर उसकी पावर में A, और रिएक्टेंट B कितना बचा उसकी पावर में B। अब आपने क्या करा, ये इक्विलिब्रियम अच्छा खासा डेवलप हो गया, आपके पास में Kc की वैल्यू आ गई, सब खुश है। लेकिन आपने अचानक से इन रिएक्टेंट्स में से किसी भी एक रिएक्टेंट की, इन दोनों में से किसी एक की, मैं दोनों की नहीं बोल रहा, किसी एक की भी बढ़ा दो, दोनों की बढ़ा दोगे तो और अच्छा, लेकिन किसी एक की भी बढ़ा दोगे तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ Kc बदल जाएगा Qc में। Qc क्या था, रिएक्शन क्वेश्चेंट। रिएक्शन क्वेश्चेंट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम को छोड़कर अगर आप किसी और समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखकर उनकी पावर में उनके मोल्स लगाकर अगर आप वैल्यू निकालोगे सेम फॉर्मूले से, तो वो वैल्यू Qc की होगी। Kc आपको कब मिलेगा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई है। तो यानी C, D, A और B ये जो मात्राएं लिखी है ये इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन जैसे ही आपने मात्रा चेंज कर दी यहां पर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। चलो मैं आपको एक वैल्यू रख के इस चीज को सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपको क्या हो, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज रख के इस चीज को प्रूफ करता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बने। इक्विलिब्रियम पर ये बचा 0.2 ग्राम्स, ये भी बचा, चलो लेट्स से ये बचा 0.4 ग्राम्स, और ये बन गया 0.4 ग्राम्स, और ये बन गया 0.2 ग्राम्स। ये कुछ इस तरीके से बन गया। ये क्वांटिटी कहां की है, ये इक्विलिब्रियम की है। अब आपने यहां पर क्या किया, Kc की वैल्यू निकाल लो प्यारे बच्चों, आप यहां पर Kc की वैल्यू निकाल लो। अच्छा अभी हम मानते हैं कि इन सब के मोल्स कितने, 1 मोल्स ऑफ A, 1 मोल्स ऑफ B, 1 मोल्स ऑफ C एंड 1 मोल्स ऑफ D। आप चाहो तो 2, 3, 4 ले लो, फिर आपको उसकी पावर में लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज C, 0.4 इसकी पावर में 1, 0.2 इसकी पावर में 1 डिवाइडेड बाय 0.2 इसकी पावर में 1 एंड 0.4 इसकी पावर में 1। तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय, चलो अपन इसको और इजी कर लेते हैं, इसको 2 ग्राम लिखो, इसको 4 ग्राम लिखो, फटाफट कैलकुलेशन आ जाए। 4 ग्राम लिखो और इसको एक काम करो, इसको लिखो 3 ग्राम्स और इसको लिखो 4 ग्राम्स। थोड़ा चेंज कर लो, वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा 4 ग्राम्स की पावर में पहले 3 आएगा, 3 ग्राम्स की पावर में 1, 4 ग्राम्स की पावर में 1 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम्स की पावर में 1 और 4 ग्राम्स की पावर में 1। ये इनका इक्विलिब्रियम हो गया। तो 4 तिया 12, मैंने तुझे मारा, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कि 1.5। आपके Kc की वैल्यू कितनी आई, 1.5 इक्विलिब्रियम पर। अब मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर पहला केस ऐसा कर दिया कि मैंने रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी।
मैंने रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी। कौन से रिएक्टेंट की बढ़ाई? चलो मैंने ए की बढ़ा दी। अब मैंने ए की मात्रा बढ़ा के कितना कर दिया? नाउ ए बिकम्स 4 ग्राम्स। कहां बढ़ाई? मैंने इक्विलिब्रियम पे बढ़ाया, यानी जैसे ही केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची, यानी जैसे ही आपका ए 2 ग्राम बचा, बी 4 ग्राम बचा, 3 ग्राम सी और 4 ग्राम डी बन गया, मैंने क्या करा? 2 ग्राम ए और मिला दिया। मैंने 2 ग्राम रिएक्टेंट ए और मिला दिया, तो अब 2 प्लस 2 और मिला है, तो टोटल अब ये रिएक्टेंट कितना हो गया? 4। यानी 2 ग्राम था, 2 ग्राम और बढ़ा दिया, तो अब रिएक्शन के अंदर जो आपका इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट ए 2 ग्राम होना चाहिए था, अब वो 4 ग्राम हो गया। तो अब जैसे ये 4 ग्राम हुआ, चीजें चेंज हो गई। अब केसी हट गया और क्या आ गया? क्यूसी, क्योंकि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रही नहीं। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब रहेगी? जब ए हो 2 ग्राम, बी हो 4 ग्राम, सी हो 3 ग्राम और डी हो 4 ग्राम। जब ये क्वांटिटीज रहेगी तभी इक्विलिब्रियम होगा। इनमें से एक का भी कॉन्सेंट्रेशन तुमने इक्विलिब्रियम पर चेंज करा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम से हट जाएगी। तो अब आपके क्यूसी बन गया। क्यूसी क्या है? देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन, अब आपने 2 को बढ़ाकर 4 कर दिया, तो यहां पर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/4, यानी 0.75। मतलब आपके क्यूसी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.75। यानी यहां वाले केस में आपका केसी बड़ा हो गया किससे? क्यूसी से। केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। तो अब रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्शन कोशिश करेगी कि उसका क्यूसी और केसी बराबर हो जाए। मतलब ये जो आपने रिएक्टेंट एक्स्ट्रा ले लिया है, ये टूट जाए और प्रोडक्ट बन जाए, ये टूट जाए और प्रोडक्ट बन जाए। तो देयरफॉर जब कभी भी केसी क्यूसी से बड़ा होता है, रिएक्शन क्या करती है? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि ये रिएक्टेंट की मात्रा कम कर दे और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दे, और कुछ ऐसा हो जाए कि वापस से आपका जो केसी है 1.5 और आपका जो क्यूसी है ये दोनों बराबर हो जाए। समझ में आ रही बात आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, दूसरा केस, आपने मान लो रिएक्शन पर, जैसे आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची, आपने रिएक्टेंट की मात्रा घटा दी। कौन से रिएक्टेंट की घटाओगे? चलो अपन बी की घटा के देखते हैं। आपने क्या करा? जो बी नाम का रिएक्टेंट था, इसकी मात्रा घटा के आपने इसको 2 ग्राम कर दिया। लेकिन इक्विलिब्रियम तो कब होगा? जब ये क्वांटिटीज होगी। अब आपने इक्विलिब्रियम पर बी की मात्रा घटा दी, तो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉयड हो गया। अब केसी की जगह आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्यूसी, क्योंकि क्यूसी वाला जो फॉर्मूला होता है ये कब काम करता है? एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम सिर्फ इस कंसेंट्रेशन पर आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो ठीक है, क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये 4 है, ये 3 है ऊपर वाला, अच्छा 3 4 लिख लो। सी 3 ग्राम, डी 4 ग्राम, इनकी पावर में 1 1 क्योंकि सबके 1 मोल्स है, डिवाइडेड बाय 2। ए क्योंकि 2 ग्राम है और बी आपने 4 ग्राम होना चाहिए था, 2 ग्राम उसमें से निकाल लिया, तो बी बचा 2 ग्राम। तो ये 2 से ये 4 बढ़ गया, तो अब यहां पर क्यूसी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। वैसे इक्विलिब्रियम पर केसी कितना था? 1.5। यानी अगर क्यू की वैल्यू 1.5 होती तो मैं कहता रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन अब क्या हो गया? आपके क्यूसी की वैल्यू बड़ी हो गई किससे? केसी से। इसका मतलब है रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। ऐसा आप इसको याद रखना, जब क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा हो तो ऐसा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट ज्यादा है रिएक्शन में और प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन कहां जाना चालू कर देगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्टेंट को कम करेगी, प्रोडक्ट को बढ़ाएगी, ताकि क्या बन जाए? इक्विलिब्रियम। और जब क्यूसी केसी से बड़ा हो जाएगा तो यहां पर यह मतलब हो जाएगा कि प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा है, रिएक्टेंट की मात्रा कम है, तो रिएक्शन क्या करना चालू करेगी? देयरफॉर रिएक्शन क्या करना चालू करेगी? मूव करना चालू करेगी। कहां पर? इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट को तोड़कर रिएक्टेंट बनाना चालू करेगी, और यह कोशिश करेगी कि ये 3 की वैल्यू कम होकर किसके बराबर हो जाए? 1.5 के बराबर हो जाए। तो क्या ये 2 पॉइंट क्लियर होगा? जरा इसको जल्दी से नोट करो, फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे। नोट करो, नोट करो, ठीक है ना? बेटा इससे अच्छी ट्रिक केसी क्यूसी को याद करने की कुछ नहीं होगी। क्यूसी ज्यादा, ये क्यूसी ज्यादा
और केसी कम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम और रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा का मतलब होता है प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम। आप ये फॉर्मूला भी देखो ना, ये केसी और क्यूसी का फॉर्मूला एक ही है, तो केसी हो या क्यूसी हो इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखते हो प्रोडक्ट की मात्रा और नीचे लिखते हो रिएक्टेंट की मात्रा। तो केसी और रिएक्टेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, भले यहां केसी हो या क्यूसी हो फॉर्मूला तो एक ही है, मात्रा भले अलग अलग है बट फॉर्मूला तो एक ही है ना। प्रोडक्ट ऊपर आएगा रिएक्टेंट नीचे, तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ी तो केसी की मात्रा बढ़ी, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ी तो क्यूसी की मात्रा भी बढ़ी। तो अगर आपने प्रोडक्ट की मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी, प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी, तो क्यूसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, किससे, केसी से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की मात्रा कम करनी पड़ेगी और रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ताकि क्यूसी की वैल्यू कम होते 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 केसी के बराबर हो जाए। तो आपको यहां पर ही समझना है कि जब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होती है मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती है, आपको रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना है। और जब यहां पर केसी की वैल्यू ज्यादा है और क्यूसी की कम है, तो यहां पर क्यूसी की वैल्यू कब कम होगी, जब ये रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्यूसी की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। केसी तो फिक्स है, लेकिन क्यूसी वाले में क्या लफड़ा, ये देखो क्यूसी वाले में जैसे ही आपने रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाई क्यूसी की वैल्यू कम हो गई, यहां पर आपने जैसे रिएक्टेंट की वैल्यू कम करी क्यूसी की वैल्यू बढ़ गई। तो रिएक्टेंट और क्यूसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन है, रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्यूसी की कम होगी, रिएक्टेंट की वैल्यू कम करोगे तो क्यूसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर यहां पर आपका क्यूसी केसी से भी छोटा हो गया तो बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्या करना है, आपको रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है और प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो आपको रिएक्शन को ऐसे मूव करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ने लगे। तो आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है, ठीक है। चलो अब अगर मान लो आपने यहां पर प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया, अब आपने क्या करा, यहां पर प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ करना चालू करा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचते ही प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी, चलो मैं सी की मात्रा बढ़ा देता हूं, आपने सी की मात्रा 6 ग्राम कर दी, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉयड। इक्विलिब्रियम तो सिर्फ इन्हीं कंडीशंस पर हो सकता है। अब आपके क्यूसी की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 3 की जगह हो गया 6, 4 की जगह है 4, 2 की जगह है 2 और 4 की जगह है 4, 4 4 कैंसल, ये 3 टाइम्स, तो क्यूसी की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 3। यानी जब आपने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाई, देखो मैं वही सिखा रहा था, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्यूसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो यहां पर आपका क्यूसी किसके बड़ा हो गया, केसी से बड़ा हो गया। अगर क्यूसी बड़ा हो गया केसी से तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पर आप मानेंगे प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा है, रिएक्टेंट की मात्रा कम है, तो रिएक्शन को कैसे ले जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों, ताकि प्रोडक्ट की मात्रा कम हो सके, रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ सके, ताकि केसी और क्यूसी वापस से बराबर हो सके। चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपने रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर पहुंची और आपने प्रोडक्ट की मात्रा कम कर दी, चलो मैं यहां पर डी की मात्रा कम कर देता हूं, कितना कर देता हूं, 2 ग्राम कर देता हूं, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉयड। अब आप यहां पर सिर्फ रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने रिएक्टेंट सेम रखा 2 और 4, लेकिन आपने एक प्रोडक्ट की मात्रा कम कर दी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 4 यानी 0.75, यानी यहां पर आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट छोटा हो गया किससे, केसी से। अब ये क्यूसी छोटा क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट आपने कम कर दिया, और केसी बड़ा हो गया मतलब आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया। तो अब आपको अगर केसी और क्यूसी वापस बराबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्टेंट कम करना पड़ेगा। तो आपकी रिएक्शन रिएक्टेंट को कम कर रही है और प्रोडक्ट को बढ़ा रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपका ली चैटेरियल प्रिंसिपल ही है कि रिएक्शन अपने आप उस डायरेक्शन में जाना चालू कर देगी जिस डायरेक्शन में वो वापस से केसी और क्यूसी को बराबर कर सके, यानी आपने जो रायता फैलाया है उसको समेट सके, आपने जो इस पर पॉटी कर दी है उस पॉटी को ये समेट सके। समझ में आ रही है बात। तो गाइज ये कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होता है,
दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेकर इस पॉइंट को समझा देता हूं, ठीक है। बट बिफोर दैट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। ले लिया स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है मेरे लाडले बच्चों का। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वो पढ़ना चालू कर दो। ये चैप्टर खत्म होते हैं, रेडॉक्स, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन छोटे छोटे चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, एक रिएक्शन यहां पर मान लेते हैं कि H2 नाम की गैस I2 के साथ रिएक्ट करके HI बना रही है। अब देखो यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि इक्विलिब्रियम पर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज करते हो तो कैसा यहां पर बदलाव आ जाता है। अब यहां पर आप ये मान के चलो, ये मैं एक यहां पर पॉइंट बना देता हूं, ये है आपका H का कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके H2 का कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज H2, ठीक है। ये है आपके I2 का कॉन्सेंट्रेशन, I2, और ये है आपके HI का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहां पर आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया है किसका, ये दोनों आपके रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट, और ये कॉन्सेंट्रेशन कहां लिया है आपने, ये इक्विलिब्रियम चल रहा है। आप देखो जैसे इक्विलिब्रियम आया, जैसे ही केमिकल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव किया, H2 की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आया टाइम के साथ। आप देखो टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, टाइम आगे जा रहा है, 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 ना H2 की मात्रा में कोई चेंज, ना I2 की मात्रा में कोई चेंज, ना I2 की मात्रा में कोई चेंज, और ना आपके HI की मात्रा में कोई चेंज। लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा एक काम करता हूं, मैं H2 की मात्रा बढ़ा देता हूं। तो मैंने यहां पर एट टाइम T1 मैंने H2 की मात्रा बढ़ा दी, ये देखो मैंने इक्विलिब्रियम से इसकी मात्रा बढ़ा दी। तो अब आपकी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम छोड़ देगी, अब आपकी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम छोड़ देगी। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसकी मात्रा इक्विलिब्रियम पे बढ़ा दी। इनफैक्ट इसको ऐसा करना चाहिए, मैंने इक्विलिब्रियम पर एकदम इसकी मात्रा बढ़ा दी, ये देखो ये भी इक्विलिब्रियम पर थी, पर मैंने क्या करा, इसकी मात्रा बढ़ा दी। तो एकदम सब घबरा जाएंगे, अब इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो गया, कब पर, टाइम T1 पर। तो अब जैसे ही H2 की मात्रा बढ़ी, जैसे ही हम लोगों ने H2 की मात्रा बढ़ाई, क्या होगा, अभी Kc कैसा दिख रहा होगा हमें, HI की पावर में 2 अपॉन H2 मल्टीप्लाई बाय I2। अब आपने H2 की मात्रा बढ़ा दी, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी, तो हम लोग सब जानते हैं QC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। H2 की मात्रा बढ़ते ही QC की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ते ही QC की वैल्यू घट जाएगी। जैसे ही QC की वैल्यू घटी तो यहां पर आपका Kc बड़ा हो जाएगा QC से, और जैसे ही Kc बड़ा हो गया QC से, मतलब यहां पर क्या हुआ, रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा है, प्रोडक्ट की मात्रा कम है। मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि रिएक्टेंट की मात्रा कम हो सके, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ सके, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ सके। तो अब ये एक्स्ट्रा जो आपने HI डाला, आपने एक्स्ट्रा जो H2 डाला, इसको किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करना पड़ेगा, और H2 रिएक्ट किससे करेगा, I2 से। तो ये जो I2 बचा हुआ है ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो आप देखो I2 की मात्रा अचानक से कम हो गई, क्योंकि जो एक्स्ट्रा H2 है इसको किसके साथ रिएक्शन करनी है, I2 के साथ। तो यहां तक जो I2 बच रहा था इक्विलिब्रियम पर, अब वो अचानक से कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा H2 आ गया, तो I2 को खत्म होना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि I2 की मात्रा भी बढ़ाई तुमने तो I2 कांस्टेंट रखा। तो अब ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया, इसके लिए आयोडीन लगेगा ताकि वो HI बना सके, क्योंकि अब तुम्हारी रिएक्शन कहां जाना चाह रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हाइड्रोजन तो ज्यादा है लेकिन रिएक्टेंट तो ज्यादा, आयोडीन तो ज्यादा था नहीं, तो जो आयोडीन था
ये उसको कंज्यूम कर लेगा, इसलिए आप देखो उसकी मात्रा T1 पर अचानक से कम हो गई। अब क्या होगा, अब रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना चालू होगी, धीरे 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 इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपका जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा कम हो रही है और एक टाइम पीरियड के बाद फिर उसकी मात्रा कांस्टेंट हो गई। समझ गए बात को कि नहीं समझे? फिर धीरे 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 क्या होगा, ये कंबाइन होगा कंबाइन होगा कंबाइन होगा और आयोडीन की मात्रा भी फिर एक टाइम पीरियड के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ये आयोडीन की मात्रा भी एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और आयोडीन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा जो HI बन रहा था, ये इसका तो फायदा हो गया। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के आने की वजह से एक्स्ट्रा आयोडीन को रिएक्ट करना पड़ा, तो आपका ये फायदा हो गया कि यहां पर आयोडीन की मात्रा एकदम से बढ़ने लगेगी। तो आयोडीन की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी ये, और फिर एक टाइम पीरियड के बाद जब ये सब इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे ये, तो यहां पर ये आयोडीन भी फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो आप यहां पर देख पाओगे इस टाइम पीरियड पर यानी टाइम T2 पर आपने फिर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, फिर ये केमिकल रिएक्शन कहां आ गई, इक्विलिब्रियम पर आ गई। तो आपने जैसे ही एक हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, तुरंत आयोडीन को कम होना पड़ा और फिर धीरे धीरे नया HI और बन गया, इतना अमाउंट में न्यू HI का फॉर्मेशन हुआ और फिर HI, I2 और H2 फिर कहां पर आ गए, इक्विलिब्रियम पर आ गए। मतलब केमिकल रिएक्शन कैसी गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ? ये आपके ग्राफ NCERT में भी दे रखा है, समझ में आ रहा है गाइस? ये ग्राफ आपके NCERT में भी दिया हुआ है। ली चैटेरियल प्रिंसिपल के हिसाब से ये चीज वर्क कर रही है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेरे ख्याल से अब आपको यहां पर कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इक्विलिब्रियम पर इन तीनों में से किसी की भी एक वैल्यू को आप बदलोगे, Kc हट जाएगा और उसकी जगह Qc आ जाएगा। ध्यान रखना Kc और Qc का फॉर्मूला एक ही है, बस यहां पर ये जो आप H2, I2 और HI की जो वैल्यू ले रहे हो, ये जो आप वैल्यूज ले रहे हो, ये वैल्यू अलग अलग होगी। इक्विलिब्रियम की एक फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन उस वैल्यू को छोड़ के अगर आप कोई और वैल्यू लेते हो तो वो Qc कहलाएगा। तो जैसे ही आपने H2 की वैल्यू बढ़ाई, Qc की वैल्यू कम हो गई, इनवर्स प्रोपोर्शन था। फिर रिएक्शन चली 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 चली, आयोडीन कंज्यूम हुआ 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 और एक टाइम पीरियड के बाद नया HI बना बना बना, एक टाइम के बाद फिर इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो ये आपका रिएक्शन इस तरीके से काम करता है। ठीक है, कोई परेशानी? पक्की बात? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर आपका इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया, यहां पर आपका इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। एक घटिया सा एग्जाम्पल बुक के अंदर दे रखा है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं, ताकि भाई किसी के मन में ये शंका ना है कि सर ने पूरा नहीं कढ़ाया। कढ़ाया कढ़ाया, सर ने पूरा कढ़ाया। ठीक है, चलो ग्रेट। बहुत आराम से हो जाएगा मेरे लाडलो, बहुत आराम से, डरने की कोई बात नहीं है। एक एग्जाम्पल बुक के अंदर दे रखा है, एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं लोग। अगर आपके पास में कोई भी Fe ट्राई पॉजिटिव सॉल्ट है, लाइक FeCl3 है, FeCl3 है, येलो कलर की होगी वो। अगर आप इसका ट्रीटमेंट SCN थायोसाइनेट आयन के साथ करते हो, जो कि कलरलेस होता है, थायोसाइनेट आयन कैसा होता है प्यारे बच्चों, कलरलेस होता है। तो ये दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे Fe और SCN जुड़ जाएगा इससे। अब देखो इस पर -1 चार्ज, इस पर +3 चार्ज, -1 और +3 कितना बचा, +2। तो यहां पर आ गया +2। ये कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया, जो कि कैसा कलर का होगा, रेड कलर का होगा। अब जैसे केमिकल रिएक्शन शुरू होगी, दोनों रिएक्ट करना चालू करेंगे, रिएक्शन का येलो कलर कम होना स्टार्ट होगा, रेड कलर बढ़ना स्टार्ट होगा, और एक टाइम पीरियड के बाद जो रेड कलर बन गया है, बस ये उतना लाल दिखेगा। अब कलर के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, कलर के अंदर अब कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर मान लो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ और तुमने इसके अंदर आयरन की क्वांटिटी बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम पर तुमने आयरन की क्वांटिटी बढ़ा दी,
तो क्या होगा, तो अचानक से आपको दिखेगा कि आयरन की क्वांटिटी बढ़ते ही थोड़ा सा रेडिशनेस इस कॉम्प्लेक्स की कम होने लगी, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर रेड कलर बढ़ने लगेगा तेजी से, फिर तेजी से रेड कलर बढ़ने लगेगा। मतलब जैसे तुमने रिएक्टेंट डाला, रेड कलर बढ़ना चालू हो गया, मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट के डलते ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने लगी। समझ में आ रही है बात आपको? क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा हो गई थी, तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए प्रोडक्ट बनाना चालू करेगा, तो लाल रंग और बढ़ने लगेगा। या तुमने अगर इक्विलिब्रियम पर रेड कलर का ये FeSCN और डाल दिया इसमें, तो जैसे ही आप ये डालोगे एकदम से आपको रेड कलर कम होता हुआ नजर आएगा और थोड़ा येलो कलर बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब रिएक्शन अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, आप चाहो तो वहां से एक बार इसको डिस्कस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बाकी ऐसी कोई बड़ी खास चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। गाइज अब यहां पर वीडियो लेंथ थोड़ी बड़ी होती हुई मुझे नजर आ रही है, तो हम बचे हुए जो कॉन्सेंट्रेशंस के बाद में जो फैक्टर्स हैं वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस चिंता मत करना, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाने दो, उसके बाद में सब छोटे छोटे टॉपिक है, ऐसी ऐसी क्लास लेके हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने इसी साल बनाया था, अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो तो वो उस प्लेलिस्ट से पढ़ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो डोंट वरी, हम लोग टाइम रहते पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी, मैं हूं, कुछ करके करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो अभी आप मेरे साथ साथ पढ़ो, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों।